हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। इस क्लास में हम लोग मूल अधिकार के विषय में देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मूल अधिकार का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 12 से लेकर 35 तक किया गया है, और किस भाग में किया गया है अनुच्छेद किस भाग में, भाग 3 में किया गया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मतलब इस इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो आपको हिंदी में ऐसे मैग्ना कार्टा भी लिख के एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, पहले जो हम लोगों को मूल अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार 7 था, लेकिन अब इतनी समय 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक अधिकार को देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है और किस अधिकार के तहत हमको क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? यह विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, विधि के समक्ष समता यह विचार जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें याद रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में यह जो है इसका प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता की किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) में क में क्या कहा गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, कहीं पर भी बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) के ख में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपका
मूल अधिकार है, लेकिन वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के। अनुच्छेद 19(1) के ग में कहा गया है कि संघ या समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है। भारत नेक्स्ट है घ में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में आप बिना बाधा के घूम सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार है। तो यह है अनुच्छेद 19(1) का घ है। आपको समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है, आपको संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, आपको बिना हथियारों को शांतिपूर्ण है ना, बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1) के अंग में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार है, यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1) के 6 में कहा गया है कि जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप यहाँ से ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता आपको मिली है, स्वतंत्रता का अधिकार के 19(1) के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी बोल सकते हैं, आप कहीं भी शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में बिना बाधा के घूम सकते हैं, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, आपको जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ, मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसा कि हमने पहले बताया, 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार किसमें था? अनुच्छेद 19(1) के च में था। किसमें था? च में, है ना। तो इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। अनुच्छेद 19(1) के च में था और अनुच्छेद 31 में था। इसको आप लोग याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। दूसरी चीज ये, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के क में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे प्रश्न एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19(1) के च में, है ना। आपसे बोला जाए कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो प्रेस जो न्यूज़पेपर ऊपर वाले होते हैं या जो न्यूज वाले होते हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 के क में ही आ जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है अनुच्छेद 20? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि जो उस समय लागू होगा उसके अतिक्रमण करेगा, है ना। जो उस समय नियम कानून लागू रहेंगे उसका यदि वो दोषी तभी माना जाएगा जब उसका क्या करेगा? अतिक्रमण करेगा। जब उसे नहीं मानेगा तो तभी वो अपराधी माना जाएगा। दूसरा ये कि किसी व्यक्ति को, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। बोल दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा।
क्लियर है। तीसरी चीज ये कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 20 था। इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं 3 प्रकार की चीज़ें वर्णित की गई थी। अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, दूसरी चीज जीवन रक्षा का अधिकार है ना, तीसरी क्या है निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार मतलब जल्दी से जल्दी सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार है ना, क्या है सूचना का अधिकार, और क्या क्या है ये नेक्स्ट है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या है कि अनुच्छेद 21 का क्या है शिक्षा का अधिकार, ये याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ से देखिए आपके मूल अधिकार से बहुत बार बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 क क्या है शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपका मूल अधिकार है कि यदि आप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। याद रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपको अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और उसके में क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में दर्जा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 है ना। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। पहले उसे बताया जाएगा कि आप किस लिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उसके बाद उसे 24 घंटे के अंदर है ना यात्रा के समय को छोड़कर मतलब जितने समय यात्रा करने में लगता है उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा पेश किया जाएगा। याद रखिएगा जो निकटतम दंडाधिकारी होगा मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है पेश किया जाता है। तो ये आपका क्या है गिरफ्तारी और निरोध के बीच संरक्षण है। अनुच्छेद 22 है ना। देखिए एक चीज़ होता है निवारक निरोध। ये क्या होता है देखिए अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा निवारक निरोध क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक कितने माह तक 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का भी अधिकार है ना कि मुझे क्यों ऐसे गिरफ्तार किया गया। तीसरा जो हम लोगों को अधिकार मिला है वो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति का किसी का शोषण न हो
इसके लिए भी हमको मूल अधिकार जो है, हम लोगों को मूल अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान या जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आप कहीं भी कारखानों में, खानों में या जोखिम वाले यदि कार्य हैं तो 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध कर सकते हैं, वहाँ पे उसको, उन बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में इसके तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक बात याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना जो सिख धर्म में है वो क्या है, एक धर्म ही माना जाएगा, एक धर्म का अंग ही माना जाएगा। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद जो है आपके 25 में ही आता है ना। आप देखते होंगे सिख लोग क्या लेके चलते हैं, कृपाण धारण करके चलते हैं। कृपाण वो छोटा सा चाकू जैसा होता है, उसी को कहते हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट जारी करने की शक्ति। रीट का मतलब होता है आदेश या निर्देश। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। अब हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है या इसका अर्थ क्या है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय छोड़कर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारण और वैधता पर विचार किया जा सके। दूसरी चीज़ है कि परमादेश, है ना, मैंडेमस। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को इसके द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे, है ना। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है, उसके पास कोई वैधानिक न हो अधिकार न हो, तो अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इससे पहले अभी हमने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। देखिए, जब भी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है भारत में तो हमारे मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, हमारे मूल अधिकार हमसे नहीं छीने जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे मूल अधिकार हमसे नहीं छीने जाएंगे। लेकिन 20 और 21 क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, नहीं काम करते हैं। अब क्या क्या होते हैं अनुच्छेद 20 और 21, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये याद रखिए कि केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मतलब जो संविधान के मूल संविधान में जो मूल अधिकार हम लोगों को मिले हैं उसके मूल ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संसद क्या कर सकती है? मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, वो मूल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप उसे और बढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि मूल अधिकार को जो है संशोधन कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। ठीक है, चलिए। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय को शरण ली जाती है ना। मूल अधिकार जो होता है वाद योग्य का मतलब क्या होता है? विवाद इसमें बहुत सारे होते हैं, तो यदि इनको लागू करवाना होता है तो न्यायालय की शरण ली जाती है। ठीक है, तो मूल अधिकार से, इससे बाहर से आपसे कभी भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।